आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही हमारी महासीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस महासीरीज के अंतर्गत हमारा एक प्लान ये भी था कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन लेंगे, हम स्टेट पीसीएस के भी लेंगे जितना पॉसिबल हो पाएगा और यूपीएससी के भी क्वेश्चन लेंगे। दोस्तों, इसमें दो चीज़ें रहेगी, इसमें प्री एंड मेंस के क्वेश्चन रहेंगे। प्री मेंस के क्वेश्चन तो आपको आंसर राइटिंग के साथ करवाए जा रहे हैं जितने पॉसिबल हो पाएंगे, और प्री के क्वेश्चन आपको डे वाई कम से कम 10 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। सब्जेक्ट हो सकते हैं जो पुराने, जो आपको लगभग 95 से लेकर के 22 तक हो सकते हैं। इसमें एक चीज़ आपको देखनी है कि जो ये क्वेश्चन है इसमें आपको एक तो जब हम 95 से लेकर के अब तक देखेंगे कि यूपीएससी कैसे ट्रेंड बदल रही है, कैसे इसकी डिमांड, इसके पैटर्न है वो बदल रहे हैं। तो इससे किस तरीके से हमें आगे की तैयारी या हमारी तैयारी किस तरीके से चल रही है, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही है, उसकी समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको अपने आप को एवोल्यूट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप इनको आराम से PDF आपको दी जाएगी, आप सॉल्व करो, फिर वीडियो देखो। इससे आपकी एक तैयारी बहुत रणनीतिक तरीके से हो जाएगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई तो हम करते हैं, लेकिन इसका यूज कैसे करना है, और यूज करने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को समझा है, उनको आपने सिलेबस से जोड़ा है, उनको समझा है किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं, तो हमें किस तरीके से कोई टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो जो बिगिनर है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, उनको एक समझ में आएगा कि ये टॉपिक कहाँ से आया है, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको उनकी प्रैक्टिस को और आगे बढ़ाएगा। 10 क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छी तरीके से उनको बताया जाएगा। आप ज़रूर वीडियो को देखें, अपने लेवल पर भी इस PDF के माध्यम से सॉल्व करें। मैंने कोई अलग से नहीं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको पिक किया है यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर लेंगे तो लगभग आपकी तैयारी का बहुत बड़ा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो इसी संदर्भ में हमने अभी पॉलिटी को लिया है, हिस्ट्री भी लेंगे, कुछ ज्योग्राफी के पार्ट भी, सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो अभी पॉलिटी चूँकि चल रही है हमारी, इसलिए पॉलिटी ऐसा नहीं है कि जो हमारी चल रही है पॉलिटी उसी में से आपको डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन दिए गए, उसमें से नहीं दिए गए। मेरा है कि आपको 95 से लेकर के अब तक क्वेश्चन, तो 95 से लेकर के अब तक क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो आपको थोड़ा सा ट्रेंड या समझ में आएगी किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन को सबसे पहला काम करना है दोस्तों, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम हॉल में जाके पहला करना, अच्छे से पढ़ो, एकदम कंसंट्रेशन होकर पढ़ना है अच्छे से। तो आराम से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है। जैसे भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से, यानी कि ये जो 4 संस्थाएं दी हुई है आपको ऑप्शन में, मतलब स्टेटमेंट में, कौन सी संस्था है संविधानोत्तर और विधियोत्तर। संविधानोत्तर का मतलब है जिसका संविधान में वर्णन नहीं है, यानी क्या है, संविधान में नहीं है, एक तो वो, और दूसरा विधियोत्तर, यानी जिसे विधि द्वारा स्थापित नहीं किया गया, यानी वो संस्था के लिए कोई एक्ट नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, उस संस्था को बोलते हैं हम विधियोत्तर संस्था। तो इसने पूछा है कि इन 4 जो आपको दी हुई है निम्नलिखित में से, इनमें से कौन सी ऐसी है जो ना तो संविधानोत्तर है और ना ही विधियोत्तर है, यानी कि वो केवल क्या है, कार्यपालिका के आदेश से स्थापित की गई हो। तो कार्यपालिका के आदेश से स्थापित की गई हो वो कौन सी संस्था है। तो यदि हम इसको थोड़ा लिख भी देंगे तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी संस्था है जो ना तो संविधान में है और ना ही कानून के माध्यम से संसदीय विधि के माध्यम से स्थापित की गई। ये समझना है सबसे पहले। तो अब ऑप्शन पे जाते टाइम दोस्तों कई बार हमें अब यूज करना है, जरूरी नहीं कि आपको चारों संस्थाओं के बारे में जानकारी पता हो, जरूरी नहीं कि आप चारों संस्थाओं के बारे में अच्छे से जानते हो, लेकिन सबसे पहले आपको पढ़ना ऑप्शन है कि पहला है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, दूसरा है गवर्नर कॉन्फ्रेंस, तीसरा है आंचलिक, अब इसका हिंदी इंग्लिश में जरूर देख लेना, इसका मतलब रीजनल काउंसिल, और चौथा है इंटर स्टेट काउंसिल। अब यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो सबसे पहले इसको लगाना है कि क्वेश्चन आया कहाँ से है। तो ये क्वेश्चन आपके
संविधानोत्तर संस्थाओं से आया है। जो टॉपिक है, टॉपिक कहाँ से होगा? संविधानोत्तर संस्था है जो आपके प्री के टॉपिक में दी हुई है, तो हम उसको पढ़ाएंगे, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ से आया? तो उससे आया, आपका टॉपिक है संविधानोत्तर। तो आपको पता है एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है किससे? इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसमें देखना है कि क्वेश्चन में आंसर क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि आपको कुछ नहीं आता तो एक बेसिक सी चीज़ आपको पता होगी कि अंतर्राज्यीय जो परिषद है, ये हमारे आर्टिकल, आपने देखा ही होगा इसको, तो आर्टिकल 263 में इसकी व्यवस्था की गई है। अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था आर्टिकल 263 में की गई है। इसलिए आपको पता है कि ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, क्योंकि अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक है, क्योंकि इसका वर्णन आर्टिकल 263 में किया गया। इसलिए स्टेटमेंट 4 तो हो गया गलत, तो 4 गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो दोस्तों, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषद है, इनकी स्थापना आपको पता है कि 1956 में की गई थी। और 1956 में हमारे यहाँ एक राज्य पुनर्गठन एक्ट आया था। आपको पता है, सबने पढ़ा होगा नॉर्मली। राज्य पुनर्गठन एक्ट के अंतर्गत ही क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की थी। तो ये संसदीय एक्ट के माध्यम से की गई थी, इसलिए ये भी गलत है, यानी कि 3 भी नहीं होगा, 3 को बैठा देंगे। तो दोस्तों, आप इस तरीके से अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं। जरूर नहीं कि आपको सबके बारे में आए। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? 1 और 2। कई जगह आपको 1 2 3 भी मिलेगा, लेकिन 1 2 3 इसका आंसर नहीं है, 1 और 2 होगा, क्योंकि आंचलिक परिषद, रीजनल जो परिषद है, उनकी स्थापना 1956 के एक्ट के अंतर्गत की गई है। तो क्योंकि एक्ट के अंतर्गत की गई है, इसलिए वैधानिक हो जाएंगी, वो विधि उत्तर नहीं होंगे। तो ये वैधानिक है, मतलब ये संसदीय कानून के द्वारा स्थापित की गई है आंचलिक परिषद। और अंतर्राज्यीय परिषद है, ये मुख्य रूप से किसके द्वारा स्थापित की गई है? ये मुख्य रूप से संविधान में इसका वर्णन किया गया। दोस्तों, इसके अलावा हमारा आंसर तक तो हम पहुंच गए, लेकिन जब हम प्रीवियस ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और देखनी है कि ये सारी संस्थाएं क्या है, एनडीसी क्या है, ये गवर्नेंस जो संविधान, ये क्या है, इनके बारे में आपको जरूर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है। एनडीसी की स्थापना दोस्तों 1952 में एक कार्यपालिका के आदेश के प्रस्ताव के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था जो प्लानिंग कमीशन है उसको प्लान बनाते टाइम सजेशन देना। इसके अलावा दोस्तों, गवर्नर, अगर कॉन्फ्रेंस की हम बात करें तो ये एक ऐसे ही एक परंपरा बनाई थी हमने कि हर 2-4 साल में, हर साल में सभी राज्यों के गवर्नर मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के मुद्दों का समाधान और सहयोग करेंगे। तो ठीक है, इस प्रकार से ये टॉपिक आपको, ये दोनों टॉपिकों के बारे में आपको पढ़नी है और ये समझना है कि ये आखिरकार आंसर क्यों नहीं है और ये दोनों आंसर में कैसे हैं। तो आपको सही आंसर तक पहुँचे तो सही आंसर इसमें ए होगा, क्योंकि ये दोनों संविधानोत्तर और विधियोत्तर संस्था है। संविधानोत्तर और विधियोत्तर का मतलब है कि ये कार्यपालिका के किसी प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित की गई है, ना तो इनका संविधान में वर्णन है और ना संसदीय किसी कानून में वर्णन है। तो इस प्रकार हम आंसर पर पहुंच चुके हैं। तो कभी भी आपको आंसर देते टाइम इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन की ज़रूरत होती है? यानी कि आपको पता है हमारे संविधान की कई प्रक्रिया है संशोधन की, किस में है ये? तो अगर हम संशोधन की बात करते हैं तो आर्टिकल 368। अब 368 में कुछ है जो साधारण विधि के माध्यम से हो जाते हैं, जिन्हें संशोधन नहीं मानते। ये संशोधन की, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में नहीं आते। इसमें कुछ 2 तरीके के मुख्य संशोधन है। एक है विशेष बहुमत वाला और एक है आधे राज्यों की सहमति। और नॉर्मली दोस्तों, आप जब संसदीय संशोधन की प्रक्रिया पढ़ेंगे वहाँ आपको बताया जाएगा, इसमें ये नोट्स में है कि ऐसे कोई संशोधन जो राज्यों को प्रभावित करेंगे, वो संशोधन डेफिनेटली है कि उन संशोधनों को मुख्य रूप से संविधान संशोधन में राज्यों की सहमति जरूरी है, यानी कि वो संघात्मक ढांचे को प्रभावित करेंगे। तो अब हमें आंसर पे पहुंचना है कि ये पूछना चाह रहा है कि ऐसे कौन कौन से इनमें तीनों में से स्टेटमेंटों में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिसको संशोधन करने के लिए राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, जहाँ राज्यों की भूमिका आएगी वहाँ डेफिनेटली संशोधन में सहमति लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी प्रकार का बदलाव करना है तो राज्यों की सहमति जरूरी है, क्योंकि इसमें राज्यों की विधानसभाएं वोटिंग करती है, आपको पता ही। तो इसलिए इसको सहमति है। दूसरा, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ऑब्वियसली राज्यों का प्रतिनिधित्व घटाने बढ़ाने, तो ये भी संघीय ढांचे से जुड़ा हुआ है,
डेफिनेटली इस ये भी किस में आएगा, ये भी राज्यों की सहमति जरूरी है। इसके अलावा 7th शेड्यूल ये पूरी राज्यों से जुड़ी हुई है, संघीय शासन से जुड़ी हुई है, तो ये संघीय शासन जुड़ी हुई है दोनों, तो इसलिए ये डेफिनेटली है कि राज्यों की सहमति इनमें बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, ध्यान रखना, ये सामान्य बहुमत की बात होती है और इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसको आर्टिकल 169 के अंतर्गत दिया गया है और किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति या उत्पादन करना है, उसका उत्सर्जन करना है, तो इसके लिए आपको पता है कि 169 में एक प्रक्रिया दी गई है और प्रक्रिया यह है कि राज्य विधानसभाएं, ठीक है ना, इसमें पेन अलग यूज कर लेता हूँ तो आपको दिया जाएगा। राज्य विधानसभाएं इसके बारे में, जैसे राज्य विधानसभाएं एक तो प्रस्ताव लाएंगी वो केवल, बाद में उस पर अंतिम निर्णय है वो संसद का है कि संसद इसमें अपने हिसाब से इसका उत्सर्जन करना चाहती है नहीं करना चाहती है। इसमें अंतिम निर्णय किसका होता है, संसद का। इसमें राज्यों की प्रस्ताव, कोई राज्य होता है जो राज्य में उत्सर्जन होता है वही राज्य प्रस्ताव लाता है, आधे राज्यों की कोई सहमति की जरूरत नहीं होती। इसलिए चौथा स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। तो आपका आंसर क्या हो गया, 1, 2 और 3। तो ज़्यादा नहीं जाना है, आपको इतने तक ही जाना है बस। अगर कोई दोस्त जिसको लगता है कि वो तीनों चारों के बारे में डाउट है, 1, 2, 3 के बारे में डाउट है, उसको डायरेक्ट, ये तो कॉमन सी चीज़ है कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद आनी है तो उसमें एक राज्य की सहमति प्रस्ताव आएगा, सभी राज्यों का या आधे राज्यों का सहमति प्रस्ताव की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई स्टेटमेंट 4 गलत हो गया, आपका स्टेटमेंट 1 मतलब आंसर ऑप्शन ए सही हो गया। इस तरीके से आपके आंसर तक आपको पहुंचना है। इसके अलावा दोस्तों इससे क्या है कि देखो अब आपको इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते टाइम सोचना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल के अंतर्गत है, कौन कौन भाग लेते हैं, मतलब तभी जा करके आपकी तैयारी होती है, तभी जा करके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आंसर तक पहुँच गए छोड़ दो, नहीं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें कौन भागीदार लेता है, कौन कौन शामिल होते हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत है, राष्ट्रपति की वोटिंग किस तरीके से होते हैं, राष्ट्रपति को हटाते किस तरीके से, अपने नोट्स में से उन सारी चीज़ों का उस टाइम रिवीजन कर लो, तब जाके आपका पढ़ाई का मतलब है। इसके अलावा संसद की राज्यों का प्रतिनिधित्व तो कितना है, कहाँ पर है, राज्यों का राज्यसभा में कितना है, तो ये सारी चीज़ें जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस टाइम आपको पता तो है कि आंसर का स्टेटमेंट करेक्ट है, बट उसके बाद उससे संबंधित सारी जानकारियों का आपको रिवीजन करना है। यही तो आपका प्रैक्टिस का मतलब है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आंसर करेक्ट तक पहुँच रहे हैं, प्रैक्टिस का मतलब है कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ों का रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक का पद धारण करता है। इसमें निम्नलिखित में से निष्कर्ष निकाल। ये बात सही है कि सबसे पहले आर्टिकल 55 किससे संबंधित है, राज्यपाल से संबंधित है। 155 इसमें क्या है कि राज्यपाल के कार्य की बात की गई है। ठीक है ना, और राज्यपाल के कार्य की क्या बात की गई है कि कार्यकाल कितना हो गया। तो देखो संविधान में राज्यपाल की अगर कार्य की बात करिए तो सबसे पहले ये तो फिक्स नहीं है, ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहेगा। ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर, और जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है इसका मतलब उसका कार्यकाल पूरी तरह फिक्स नहीं है। तो इसलिए किसी भी राज्यपाल को उसकी पदावधि से, किसी भी राज्यपाल को पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता, गलत है। हटाया जा सकता है, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, इसलिए स्टेटमेंट पहला गलत। इसने पूछा क्या है, सही, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि राज्यपाल का कार्यकाल, ये बात तो सही है कि संविधान में लिखा है कि वो 5 साल तक है, परंतु उसने बोला है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट पे बना रहता है। प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि राष्ट्रपति के जब मन में आई तभी हटा देगा बिना किसी कारण के, तो इसलिए स्टेटमेंट पहला गलत है, कभी भी हटा सकता है राष्ट्रपति। दूसरा, कोई राज्यपाल अपने कार्य, अब राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद ही अपने पद तक बना नहीं रह सकता, ये बात गलत है, क्योंकि राज्यपाल तब तक पद पर बना रहता है तब तक कि उसका उत्तराधिकारी, तो लिखना है उत्तराधिकारी आने तक उसके पद पर बना रहता है। ये 163 का पार्ट, अनुच्छेद आर्टिकल 163 कहता है कि उत्तराधिकारी आने तक वह पद पर बना रहता है, इसलिए स्टेटमेंट दूसरा भी गलत। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, कोई स्टेटमेंट सही नहीं है, आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगले हम चीज़ में जाते हैं, चौथा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए, देखो इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हमेशा। तो अब आपको आर्टिकल 156 की पूरी जन्म कुंडली निकाल लेनी है, अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इसके अलावा संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य
शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करें। ये पूछा गया है कि ये किस अनुच्छेद में है। यहाँ आपसे डायरेक्ट अनुच्छेद पूछा है। ये स्टेट पीसीएस, पहले यूपीएससी पूछता था, अब इस प्रकार के क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में आपसे पूछे गए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्राथमिक शिक्षा की मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, प्रत्येक राज्य की ड्यूटी होगी। तो ये राज्यों की ड्यूटी की बात की गई है ना, और ये कहाँ पर है, आर्टिकल 150A में है दोस्तों। और ये कब जोड़ा गया था दोस्तों, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, इसलिए आपका आंसर तो हो जाएगा सी। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा क्यों जोड़ा गया ये भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पहले हमने राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी लेके आए और उसके अंतर्गत भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का प्रावधान किया गया। और इसलिए बोला गया कि अगर किसी राज्य को भाषा का आधार बनाया गया तो वहाँ की जो मातृभाषा है वो लोकल में दी जाएगी, ना कि उस राज्य की भाषा के आधार पर शिक्षा। इसलिए, और ये गांधी जी की भी इसका समर्थन था, गांधी जी इसका बहुत समर्थन करते थे, ठीक है ना। ये प्राथमिक शिक्षा हमेशा मातृभाषा में दी जानी चाहिए, आर्टिकल 350 में ये बात की गई है। अब आपका काम ये है कि आर्टिकल 349 क्या है, आर्टिकल 351 क्या है, आर्टिकल 350 क्या है, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तब जा करके आपकी बात बनेगी। इसमें अगर मैं बात करूँ तो मैं एक को बता, 351 में है कि हिंदी भाषा को बढ़ाने का प्रोत्साहन किया गया। हिंदी की जो राजभाषा है उसको बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। हिंदी भाषा को हिंदी राजभाषा को बढ़ाने का प्रावधान यह है 351 में। अगर 349 में है तो इसमें यह है कि कोई मातृभाषा से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोविजन आ रहा है, भाषाई प्रोविजन में अगर किसी प्रकार का संशोधन करना है, वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से आएगा। भाषा को लेकर, ठीक है ना, ये 349 में। और 350 की अगर मैं बात करूं, 350 में कोई भी व्यक्ति अपनी जो बात लिखना चाहता है वह हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में अपनी बात लिख सकता है, अपनी शिकायत कर सकता है, अपने कोई प्रतिवेदन लिखता है। ये आर्टिकल इसमें, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये तीनों आर्टिकलों में बात की गई है, ये हमको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि हम आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव सही नहीं है, मतलब प्रस्तावित नहीं है। तो नहीं पे जाना है आपको कि कौन सा एक प्रस्तावित नहीं है। तो 4 ऑप्शनों में आपको दिए होंगे। तो एक तो सबसे पहले आपको पता है 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, ये किससे संबंध, स्थानीय शासन से संबंध है। ठीक है, अब स्थानीय शासन संबंध तो है ही है, लेकिन इसके महत्वपूर्ण प्रोविजन आपको संविधान में आना चाहिए। दोस्तों जब हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट को तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ इसको अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है उनके रिवीजन के लिए, और आपको क्या क्या चीज़ें, जब आप 73वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, वो चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो एक तो लिखा है कि सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों के सभी स्तरों पर 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की रखी गई है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 30% नहीं बल्कि 1/3 रखी गई है, इसलिए पहला स्टेटमेंट ही इसका आंसर हो जाएगा, गलत है, और उसने गलत ही पूछा है। तो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसमें 1/3 की बात की गई है, ना कि 30% की। इसके अलावा ये अगला देखो, पंचायती राज व्यवस्था के लिए नियंत्रण के लिए राज्य, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टेट फाइनेंस कमीशन की स्थापना की गई है इसमें। ये आपको पता है, देखने को मिलेगा स्टेट फाइनेंस कमीशन, जिस प्रकार से हमारा फाइनेंस कमीशन है ठीक उसी प्रकार से एक स्टेट फाइनेंस कमीशन है, उसकी स्थापना की गई है। इसके अलावा पंचायती राज के निर्धारित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके, हाँ ये बात है। अच्छा एक चीज़ और है इसमें, एक चीज़ और है, अभी स्टेटमेंट अपने जल्दीबाजी कर दी, ये यहाँ 33% होना चाहिए था, लेकिन उससे ज़्यादा भाई ये तो 1/3 हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा जो गलत स्टेटमेंट है वो है सी। दोस्तों कई बार आपके स्टेटमेंट आपको बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली अगर आपको लगता है कि ये 2 स्टेटमेंट गलत है, तो उस टाइम आपको जाना है कौन सबसे ज़्यादा गलत हो उसमें। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के संविधान में ये कहीं प्रावधान नहीं किया गया है कि 2 राज्यों से अधिक, जिस व्यक्ति के पास 2 से अधिक संतान है वो अयोग्य हो जाएंगे। ये प्रोविज़न संविधान में नहीं किया गया है, बट राज्य विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। ये प्रोविज़न अगर मैं बात करूँ, यह है संविधान में नहीं है, 73वां संविधान संशोधन में नहीं है, परंतु राज्यों के द्वारा बनाया जा सकता है।
इसलिए स्टेटमेंट ये गलत है साइड। 30% आरक्षण की बजाय अगर 33 पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको 30% 1/3 हो गया एक तरह से। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इस तुलनात्मक रूप से सही है। अगर ये चारों और सही होते तो तीसरा आपका गलत हो जाता है ये स्टेटमेंट। इसलिए कभी भी जब आंसर दो तो चारों स्टेटमेंट पढ़ के ही आंसर देना, ठीक है ना। तो इसमें स्टेटमेंट ये सी कन्फर्म गलत है, क्योंकि ये संविधान में कहीं पर नहीं बोला गया है। 73वां संविधान संशोधन में ये प्रोविजन नहीं किया गया है। ये राज्यों की विधानसभाओं पे छोड़ा है कि वो खुद अपने लेवल पर कानून बना करके ऐसा प्रोविजन कर सकती है। और हाल फिलहाल आपने देखा होगा राजस्थान ने भी ऐसा कानून बना रखा है। कई जगह ऐसे कानून बना रखे हैं जहाँ 2 से अधिक संतान वाले जो आदमी हैं उनके मतलब चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके अलावा यदि पंचायती राज निकायों का राज्य स्तर पर अतिक्रमण है विघटन करें 6 महीने, ये बात सही है, ये बिल्कुल सही करेक्ट प्रोविजन है। तो इसमें जो गलत रॉन्ग प्रोविजन है वो है सी, और इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखना, जल्दीबाजी में आंसर इसको मत कर देना जैसा कि मैंने किया। आपको हमेशा बेस्ट आंसर तक पहुंचना होता है जब आपको 2 आंसर एक जैसे दिखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान निम्नलिखित में क्या कथित है, और पूछा है सही, मतलब संविधान को लेकर के और सही पूछा है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये बात बिल्कुल भारतीय संविधान में लिखी हुई है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी सदस्य का सदन है तो उसको त्यागपत्र देना पड़ता है, इसलिए स्टेटमेंट एक सही है। दूसरा, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी होगी, ये बात सही है, क्योंकि संसद में कौन कौन है आपको पता है। अगर आर्टिकल 79 की बात करें हम तो कौन कौन है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इसलिए स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर आपका क्या हो गया बी, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे जाना है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून की है। तो दोस्तों इसमें 4-5 अनुसूची दी गई है, आपको पूछना है दल बदल कानून। तो दोस्तों दल बदल कानून के बारे में सबसे पहले आपको जानना है कि दल बदल कानून की अनुसूची है वो 10th अनुसूची है, और 10th अनुसूची है, और ये किसके अंतर्गत आई है दोस्तों, ये आपके 52 में संशोधन के अंतर्गत आई थी। जो 52 में संशोधन किया था उसके अंतर्गत ये आई थी, तो इसलिए आंसर तो इसका हो गया डी। अब आपको 10th शेड्यूल के सारे प्रोविजनों को अच्छे से देख लेना है, और दल बदल कानून बनाया गया था उसको भी अच्छे से देख लेना है। इसके बाद अब आपको दूसरी अनुसूची में देखनी है। दूसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। 5वीं अनुसूची है, ये मुख्य रूप से सभी अनुसूची के बारे में जानना है। 5वीं अनुसूची है मुख्य रूप से, ये तो हो गई शपथ। 5वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूँ तो 5वीं अनुसूची किससे संबंध है, ये जनजाति क्षेत्रों से है, जो जनजातीय क्षेत्र है उनसे संबंध है। और 8वीं अनुसूची है, ये मुख्य रूप से भाषा से संबंध है। तो मुख्य रूप से आपको हर चीज़ में सारे ऑप्शनों के बारे में पढ़ना है। तो एक इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, और स्टेट पीसीएस में इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार किसी न किसी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि हम जाएँ तो निम्नलिखित में से, अब ध्यान रखना आपको इस प्रकार के फैक्चुअल कंस्ट्रक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। इसके अलावा यदि दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछा है करेक्ट। देखो ये स्टेटमेंट जरूर देख रहे हैं आपको, कई बार यहाँ गलती कर देते हैं कि भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपकरण, यानी संशोधन कौन ला सकता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कौन ला सकता है, इसके बारे में पूछा है। तो दोस्तों ये तो कन्फर्म है कि राज्य विधानमंडलें संशोधन ला नहीं सकती, क्योंकि संशोधन की शक्ति संसद के पास है, इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत हो गया। तो 3 को गलत करो, ये गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया, ये चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों अगर अगर हम बात करें संशोधन की, तो संशोधन कोई भी ला सकता है, लोकसभा भी ला सकती है और राज्यसभा भी ला सकती है, इसलिए ये भी सही है और ये भी सही है, इसलिए आंसर आपका डी हो गया। राष्ट्रपति सहमति देता है, लाने का प्रोविजन राष्ट्रपति के पास नहीं होता, ठीक है। तो ये संविधान संशोधन से जुड़े हुए। अब आपको एक चीज ध्यान आई होगी कि संविधान संशोधन, इसके बारे में पढ़ना है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत क्या है, शक्तियां क्या है और प्रोविजन क्या है। ये इससे क्वेश्चन जरूर आता है प्रीलिम्स में, ये आपको कंफर्म करना है। तो संविधान संशोधन से ये टॉपिक आया है डायरेक्ट, तो आपको संविधान संशोधन टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना है। इस तरीके से आपकी पढ़ाई होगी कि आप कई बार पूछते हैं कि क्या पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है आपको कि कौन सा टॉपिक कौन सा सब्जेक्ट पहले आया है, किस में से क्वेश्चन किस तरीके का है। तो आप इस अनुमान लगा सकते हैं कि संविधान संशोधन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए, हर बार पूछे। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन पूछा भारतीय संविधान मान्यता देता है। दोस्तों भारतीय संविधान मान्यता देता है
केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। दोस्तों सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अल्पसंख्यक कहीं परिभाषित नहीं है। अल्पसंख्यक संविधान में परिभाषित नहीं, ये ध्यान रखना। अल्पसंख्यक को हमने परिभाषित नहीं किया गया है, बट हमारे संविधान के आर्टिकल की बात करें हम, आर्टिकल 29 और 30 में भाषा एवं धर्म को अल्पसंख्यक माना है। मतलब माना है कि मतलब उनको उनके लिए प्रोविजन किए गए, इसलिए अगर संविधान नॉर्मली मान्यता देता है तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की मान्यता देता है, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 में बोला गया कि भाषा और धर्म के आधार पर जिन व्यक्तियों की संख्या कम है उनके लिए विशेष प्रोविजन किए जाएंगे। तो हमने मान लिया कि भाषा और धर्म को ही उन्होंने अल्पसंख्यक माना है, बट अल्पसंख्यक को संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है, ना ही आज तक किसी कानून में डिफाइन किया गया है, ध्यान रखना। तो स्टेटमेंट आपका हो गया सी। इसके अलावा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन को यदि हम देखते हैं तो ये संविधान संशोधन से संबंधित है, और इसमें कई ऐसे संशोधन दिए गए जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी नॉर्मली हम रखते नहीं है, बहुत वो है। तो इस बार इस प्रकार क्वेश्चन मिलान के क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत अजीब होते हैं। आपको अगर आप दोनों का भी मिलान कर लेते हैं तो आंसर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वर्तमान यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर देना उसने ट्रेंड चेंज कर दिया है। इस बार आपने देखे होंगे, इस बार ऐसे क्वेश्चनों का आंसर दिए हैं जो मुख्य रूप से ऐसे क्वेश्चन, इनकी बजाय ऐसे देने की बजाय उसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें कि 2 सही है, 3 सही है, 1 सही है, तो उसमें आंसर देना बहुत डिफिकल्ट है। उस दौरान अगर आपने देखा होगा तो उस दौरान 2022 के पेपर में तो उसने पूछा है कि 2 सही है क्या, 3 सही है, 4 सही है, तो उसमें आप टप्पा नहीं लगा सकते, उसमें आपको चारों के चारों स्टेटमेंट आने चाहिए। लेकिन अगर इस प्रकार का आया तो उसमें मिलान हम कर सकते हैं। जैसे एक पूछा है 69वां, ये होता 75वां, ये होता 80वां, और ये पूछा है इसने 83वां। ये कॉन्स्टिट्यूशन का मिलान करना है आपको कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन किया गया था। तो 69 के बारे में तो सभी जानते होंगे, ये जो फेमस कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें दिल्ली के लिए विशेष प्रोविजन किया गया था। तो इसलिए ये 5 के साथ मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, ये स्टेटमेंट गलत होगा, इन दोनों में से आपका आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों 75वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो ये एक राज्य स्तरीय जो लेके आए थे हम, जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनकी बात की गई थी इसमें, इसलिए ये 1 के साथ रहेगा। तो बी के साथ 1 आएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। इसके अलावा दोस्तों 80वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की मैं बात करूं तो 80वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत ये बोला गया कि जो राज्यों की जो 10वें वित्त आयोग के अंतर्गत कुछ सिफारिश दी गई थी उनको लिया गया था, तो इसके अंतर्गत 4 आएगा, तो सी के अंतर्गत 4 आएगा, इसका आपका आंसर होगा ए। अब आपको करना क्या है कि इन चारों जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इनके बारे में जानकारी रखनी है, ताकि भविष्य में भी आपका क्वेश्चन यहाँ से आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ये इनका मतलब ये है कि आपको जो क्वेश्चन आया स्टॉप क्वेश्चन से रिलेटेड आपको सारी जानकारी अच्छे से आनी चाहिए, ताकि ये आपका रिवीजन भी करवाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रिवीजन भी करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन आया है तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जानी चाहिए, उस टॉपिक को रिवीजन कर लो, तो इस तरीके से फायदा होगा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का। इसलिए आपसे निवेदन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को जरूर देखें। फ्री के क्वेश्चन है, पॉलिटी अभी करा दी, हमारे और लोग हैं वो हिस्ट्री का, कोई आपको कल्चर का या कोई ज्योग्राफी के, वो भी वीडियो लेके आएंगे 10-10 क्वेश्चनों के, तो आपकी कोशिश की जाएगी आपके सारे क्वेश्चन करवा दीजिए। इसके अलावा दोस्तों मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली है कि आपको 3-4 क्वेश्चन वीकली हो जाएंगे, आप लिखते जाओ, चेक कॉपी आपकी हो जाएगी, उसकी टेंशन आप मत करो, ठीक है, आप लिखते जाओ बस। और मॉडल आंसर भी हम कुछ बना रहे हैं, जितना बन पा रहे हैं वो आप शेयर कर पा रहे हैं, लेकिन आप अपने लेवल से लिखो, क्योंकि मॉडल आंसर तो बाद में ही शेयर करेंगे। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।